बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्ट्रा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि एक ही दिन में नून लीग को बड़े धचके। पैरागॉन सिटी स्कैंडल में ख्वाजा बरादरान को गिरफ्तार कर लिया गया और हमजा शहबाज का नाम ECL में होने की वजह से उन्हें जहाज से ऑफलोड कर दिया गया। इसके साथ साथ कौमी असम्बली में प्राइवेट मेंबर डे था, मगर ये आज एक डल डे था। ज्यादातर खबरें असम्बली से बाहर थी क्योंकि ख्वाजा बरादरान की गिरफ्तारी हो चुकी थी। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि नैब ने काबीना को जो हैरान कुन मशवरा दिया कि करप्शन रोकने के लिए बड़े नोट को खत्म करने की बजाय 50 रुपए का सिक्का जारी करने की एक तजवीज दी थी, जो कि काबीना की जानिब से मंजूर कर ली गई। इसके अंदर और पीछे क्या कहानी है, मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो MD-PSO की तैनाती केस से मुताल्लिक बात होगी कि जाती दोस्ती की बुनियाद पर MD-PSO शेख इमरानुल हक को जो तैनात किया गया था, उनकी तैनाती गैर कानूनी करार दे दी गई है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इस तरह से मजीद मुश्किलात में घिर चुके हैं। नैब ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई। सवाल यह है कि क्या वाकई यहां पर भी इमरानुल हक से अताउल हक कासमी की तरह नाजायज किए गए अखराजात वसूल किए जाएंगे। इस केस में मजीद ऐसे कौन से और ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि लपेट में आ सकते हैं, इनकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि भारत की 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात हुए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इंतहा पसंदी का कार्य मुकम्मल फेल हो गया। किसानों के हालात बेहतर करने, नौजवानों को रोजगार की फराहमी समेत करप्शन के खात्मे में ये नाकाम नजर आए। रियासत राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बीजेपी अपने इन 3 मजबूत किलों से ही हार चुकी है। कांग्रेस ने एक मरतबा फिर से बरतरी हासिल कर ली। नरेंद्र मोदी अपने उरूज से जवाल तक किस तरह से और क्यों पहुंचे, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऐसा इक़दाम कि किसी भी ज्यादती के शिकार की शनाख्त जाहिर ना करने का फैसला किया गया है। आजादी सहाफत का मकसद किसी की दिल आजारी या फिर उसके हुकूक को सल्ब करना नहीं है। ज्यादती के शिकार अफराद का नाम मीडिया, अखबार या फिर अवाम में भी आश्कार ना किया जाए। भारतीय अदालत उस्मा की जानिब से यह तंबीह कर दी गई है। मुकम्मल एजेंडा आपके सामने रखा हमने, मगर सबसे पहले आज जिस तरह से आमिर साहब मैंने भी बात की कि आज चूंकि एक डल डे था असेंबली के अंदर, मगर आप चूंकि मौजूद थे, अंदर के हालात भी जानेंगे और जो बाहर कुछ होता रहा उन खबरों पर भी डिटेल से बात करेंगे। ज़्यादातर तो सहाफ़ी भाई हमारे हड़ताल पे थे आज, और क्योंकि टेलीविज़न चैनलों में छांटियाँ हो रही हैं, तनख्वाहें नहीं दी जा रही, तो बेचारे उस पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। मगर गवर्नमेंट ने फिर फवाद चौधरी साहब आए, उनका मौक़िफ़ भी ठीक था। उन्होंने कहा जनाब हमने जो पैसे जो हमारे कंधे पे रख के जो तीर चलाया जा रहा है, बंदूक चलाई जा रही है कि ये हमारी वजह से है कि हमने ड्यूज़ नहीं दिए, तो हमने ज़्यादातर ड्यूज़ दे दिए हैं। कोई 1.3 अरब रुपए हैं, उसके ज़्यादातर हमने दे दिए हैं, बाकी भी हम दे देंगे। मगर ये हमारा कसूर नहीं है, ये मालकान की अपनी सियासत है। और वो काफ़ी हद तक मेरा ख्याल ठीक कह रहे थे कि जिन इदारों में प्रॉफिट है और बड़े वो कर रहे हैं, तो ये बहाना करके जो है ना वो कि जी गवर्नमेंट ड्यूज़ नहीं आ रहे तो वो वर्कर्स के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। क्योंकि अभी सरकारी जो इश्तिहारात की जो पाए है, जो ये सारे एडवर्टाइजिंग जिससे कि टेलीविज़न चैनल चलते हैं, वो सिर्फ उसकी 15% है। बाकी अभी एडवर्टाइजिंग वो प्राइवेट हो गई हुई है, वो कमर्शियल एडवर्टाइजिंग चली है, गवर्नमेंट का बड़ा छोटा हिस्सा हो गया हुआ है। सो ये बहाना है बिल्कुल, जिन्होंने निकालना है या तनख्वाहें रोक रही हैं वो ये कर रहे हैं। और जो अच्छे इदारे हैं जो कि जिनकी बदनीति नहीं है, वो तनख्वाहें भी दे रहे हैं और छांटी भी नहीं कर रहे उस तरीके से। ये तो होगी सहाफ़ियों की। बाकी अपोजिशन भी हड़ताल थी। आजकल प्राइवेट मेंबर्स डे था वैसे भी, पर आजकल वैसे ही क्योंकि अभी फंक्शनल नहीं हुई है असेंबली। पार्लियामेंट में अभी तक फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, 10-10 घंटे की कैबिनेट मीटिंग्स करते हैं, मगर वो पार्लियामेंट में आने पे बज़िद है। वो अभी तक जो वादा किया गया था एक दिन आएंगे 2 हफ्ते में, वो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते गया, 2 हफ्ते में भी वो 3 महीने में एक दफ़ा भी उन्होंने वो वाला बड़ी टोकन प्रेजेंस दिखाई हुई है। और वो जो क्वेश्चन डील करना था उस पर बिल्कुल वो नहीं आ रहे हैं।
कमेटियां, जो बेसिक चीज़ होती है पार्लियामान की, वो कमेटियां होती हैं जिसके अंदर सारी कानून साजी, सारी इंक्वायरियां होती हैं, वो फाल नहीं है। वो फंसी हुई है, बात हुई अभी तक कि नून लीग बजिद है कि आप शहबाज शरीफ को ही पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाएंगे तो आगे बढ़ेगी। इसका नुकसान गवर्नमेंट से ज़्यादा अपोजिशन को है कमेटियां ना होने का। वो इसलिए कि गवर्नमेंट के पास फिलहाल कोई ऐसा कानून साजी का एजेंडा नहीं है जो उन्होंने इनसे प्रूव कराना हो, अभी उनके पास कोई ऐसा काम ही नहीं है। सो अपोजिशन ने जो एहतसाब करना होता है गवर्नमेंट का, और जो चेक्स रखने होते हैं, जो इंक्वायरीज करनी होती हैं, उससे अपोजिशन भी महरूम है। तो टोकन से रोज बेचारे कंप्रोमाइज है। पीपल्स पार्टी वालों के ऊपर भी केसेस लड़ रहे हैं और इनके ऊपर भी केसेस लड़ रहे हैं, लटक रहे हैं, नून लीग पे भी। तो कंप्रोमाइज ही हैं, बस कार्रवाई सी एक हड़ताल करते हैं। तो इसलिए असेंबली में ना आजकल वो जान नहीं है। बाकी आज उस बेजान असेंबली में भी एक इशू बहुत ज़्यादा बार बार मुख्तलिफ ज़ारे से, राव जमल भी थे, इधर सलीम यार खान से मिला जुला के वो किसानों का इशू आता रहा। 3-4 मुख्तलिफ सवालों में था, और जो लुबलबाब उसकी 3-4 चीज़ें थी वो बहुत बड़ी हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे सारे ही पाकिस्तान की पावर लॉबीज़ की नुमाइंदगी है। बट सबसे कम आवाज़ जो आती है कैबिनेट में, असम्बली में, सेनेट में, वो किसानों की आती है। वो बेचारे, उनकी एक्सेस भी नहीं है कि रोज़ चेयरिंग पावर्स तक वो पहुंच ही नहीं पाते कि वहाँ करवा सके। मीडिया में हमारे यहाँ जनरली एक सिटी फोक ज़्यादा आ गए हैं, शहरी फोकस ज़्यादा आ गया है। तो एक तो ज़राअत की, वैसे हमारे कॉमर्स रिपोर्टर भी इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हमारे मीडिया की भी बड़ी कम दिलचस्पी रहती है कि ज़राअत पे करें। आज उन्होंने 3-4 चीज़ें मेन, और वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं जिसमें आप पाकिस्तान के याद रहे कि 19-20% GDP के अंदर ज़राअत से आता है, 40% जो है ना डायरेक्टली वाबस्ता है, और 60% जो है ना ज़राअत से इनडायरेक्टली वाबस्ता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ा तबका है। उस तबके की हालत ये है कि इस वक्त जो गंदम की जो बोरी की स्पोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने रखी हुई है 1300, वो 1100-1000 पे मजबूर है बेचारा छोटा किसान बेचने पे, क्योंकि खरीदनी उसको बेचनी है ताकि नई फसल लगाई जा सके। गवर्नमेंट खरीद रही नहीं है, स्टोरेज नहीं है, मसाइल हैं। वो जान के ये फ्रॉड उनके साथ हर साल होता है, इस साल भी हो रहा है। दूसरा, खाद नहीं है कि अभी मार्केट में नहीं पहुंची है, जो महंगी है। 100-200 यूरिया DAP की बोरियां आ गई हैं। ये मुख्तलिफ आवाज़ें हेयर एंड देयर, जो मुख्तलिफ जो है ना, चंद MNA तालपुर साहब ने, यूसुफ तालपुर साहब ने सिंध के और पंजाब की भी बात की। जो सपोर्ट जो शुगर की जो काश्तकार जिसने गन्ना उगाया हुआ है वो मिलें नहीं खरीद रही, हम भी वो बात कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट का कुछ रोल है। सिंध में तालपुर साहब बड़ी हमदर्दी रखते हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं, गरीब किसान की बात करते हैं, मगर काफ़ी सारा जुल्म, जो पैसे पे गन्ना सही रेट पे नहीं खरीदा जाता और जो ज़्यादती होती है, उनकी अपनी सिंध गवर्नमेंट है। सिंध गवर्नमेंट के अंदर वो तमाम वडेरे बैठे हुए, ज़्यादातर मिले, ज़रा ऊपरी पार्टी में चेक करें, दाएं बाएं उनके लोग ही बैठे हुए थे जो जुल्म कर रहे हैं, तो उनके दाएं बाएं ही हैं। वो ज़्यादा भी ये बात करेंगे तो आज़ादारी को बुरी लगने लग पड़ेगी। वो ओमनी ग्रुप की जो मिले हैं, वो एक कुछ उधर फंसा हुआ है, कुछ ये है। किसानों पर बात कर लें, मैं फिर बात करते हैं। जी क्लास आमिर साहब ने बड़ा सेंसिटिव और बड़ा अहम इशू उठाया है। ये इसलिए भी रेलिवेंट है, अभी हम आएंगे इंडियंस इस पे इलेक्शन पे बात करेंगे, इस पे इसका बड़ा गहरा तल्लुक है। हो सकता है इमरान खान के लिए या उनकी पार्टी के लोगों के लिए किसान इतना बड़ा इशू ना हो शायद। इंडिया में जितना बड़ा ये उनकी 5 रियासतों में से जो उनका 3 ये रियासतों का हमने देखा, स्पेशली राजस्थान जो एग्रीकल्चर एरिया उनका ज़्यादा बनता है, हमसे मिलता जुलता है, जो बड़ा डिबेकल हुआ है या उनके लिए सेटबैक जो आया है, उसमें मेन जो रीज़न और भी हैं यहाँ पे BJP की फॉल्ट की 15 साल के बाद, उसमें किसानों का रिएक्शन भी शामिल है। ये मोस्टली वो रियासतें हैं जहाँ पे वो समझते हैं कि किसान जो हैं उनको शायद फेयर ट्रीटमेंट, फेयर डील इंडिया में नहीं मिली। वहाँ भी हमने देखा बेचारे वो कर्ज़ों के अंदर वहाँ पे ये भारतीय किसान फंसा हुआ है। वहाँ पे भी हमने पिछले दिनों देखा वो मार्चेस कर रहे हैं, कोई टमाटर अपने बेचारा सड़क पे लेकर बैठा है, कोई वहाँ पे ये मैंने देखा, उस दिन वीडियो देख रहा था इंडिया की, कोई उनके वो थे, उनके अनार थे, वो बेचारा एक वहाँ पे किसान बैठा रो रहा था, अनार भी तोड़ रहा था, उनके भी यही हालात थे। उन्होंने रिएक्शन दिया है। एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, दीवान इकबाल साहब हैं, बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट रहे हैं, DMG के अफसर, DMG के चंद जो अच्छे अफसर होते हैं उसमें दीवान इकबाल जो हैं, वहाँ पे उन्होंने एग्रीकल्चर में बड़ा काम किया, कराची से मेहमान है वो। तो उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था दीवान इकबाल साहब का, अगेन ए वंडरफुल ऑफिसर। वो ये कहते हैं जनाब कि उन्होंने, वो भी एग्रीकल्चर में डॉक्टर जफर ताब साहब के साथ बड़ा अर्सा काम करते रहे। उन्होंने कहा इमरान खान साहब एक काम करें, मुझे याद आया जो आपने अभी बात की, उससे आर्टिकल याद आया दीवान साहब का। उन्होंने कहा इमरान खान साहब थोड़ा सा हौसला दिखाएं, वो नवाब यूसुफ तालपुर को बारो कर लें पीपल्स पार्टी से कि मैंने इस बंदे को अपने ज़राअत के लिए अपने साथ रखना है। क्योंकि नवाब साहब जो है ये बेनज़ीर भुट्टो दौर में 3 साल वज़ीर भी रहे,
वेरी समझदार, कूल और किसानों की बात करने वाला, नॉलेज है इनके पास, आगे इशू को समझते हैं, इन्हें समझने वाला। जैसे आमिर ने कहा, ये मामूली बात नहीं है। नवाब यूसुफ तालपुर जो हैं, पीपल्स पार्टी में बैठ के जरदारी साहब की, ये नीचे बैठ के जरदारी साहब की मिले हैं ना, सारा क्राइसिस तो वो है। पीपल्स पार्टी का मैंने अपनी नौकरी, अपनी जॉब, अपनी एमएनएशिप, अपने बेटे की वजारतें तैमूर की खतरे में डाल के वो भी अभी भी वो कौमी असम्बली में खड़े होकर बात कर लेते हैं कि जनाब ये आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। लिहाजा ये उनका यही था, इकबाल दीवान का कहना था कि बेहतर तो यही है कि जनाब कि आप जो है ना नवाब यूसुफ तालपुर साहब, इमरान खान साहब उनको बारो करें, ताकि थोड़ा सा तो किसानों के लिए कुछ आप करें, जो हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा। किसान इस मुल्क का 70% है, वो पिस रहा है, आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। अभी हमने देखा है कि खाद की कीमतें इन्होंने बढ़ाई हैं, 200 रुपये बढ़ाई हैं, वीट की प्राइस इन्होंने नहीं बढ़ाई। अच्छा, सीमेंट की प्राइसेस बढ़ी हैं, तो उस पर उन्होंने ईसीसी कहती है ये उनके फैसले हैं कि जनाब इनको बढ़ाने दें, हम तो इंटरवेंशन नहीं करेंगे, जितनी महंगी करनी है, सीमेंट महंगी करनी है, खाद महंगी करनी है, कर लें। सो आपने ये होना ये चाहिए था कि पैसा जो है अर्बन सेंटर से ये जाना चाहिए था देहातों को। आमिर साहब, ये दुनिया के चंद मुल्कों में से हैं, मेरा ख्याल हिंदुस्तान के साथ भी ये मसला है कि देहातों से उल्टा गरीबों से पैसा लेके हम शहर भर रहे हैं उनसे। उसका नुकसान ये हो रहा है कि देहाती सारे जो हैं वो मिग्रेट करना शुरू हो गए शहरों को, कि हमारे यहाँ तो है कुछ नहीं। मैं इसमें सिर्फ एक ऐड कर दूं, हमने पिछले दिनों में बात की है, याद दहानी की जरूरत है। अभी वर्ल्ड बैंक की रिसेंटली रिपोर्ट आई है, हमने इस पर प्रोग्राम किया है कि पर मन जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो किसान है वो सिर्फ 15 रुपये पूरा साल वो गंदम उगाता है, उसको एक मन के पीछे सिर्फ 15 रुपए की बचत होती है। एवरेज जो है दुनिया भर में वीट की जो गंदम के ऊपर है वो 45 से 50 रुपए वो कहते हैं कि जरूरी मुनाफा होना चाहिए ताकि उसकी इनपुट्स की कवर हो। इसके अंदर उसके पास पैसे ही नहीं होते कि वो खाद ये जो है ना खाद खरीद सके। खाद अगर नहीं डालता, फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपए की अगर खाद नहीं करता तो अपना 7000 का नुकसान करता है। और ये उसका जाती नुकसान नहीं होता। जब आपकी यील्ड एक एकड़ से कम गंदम आती है तो उसमें मुल्क का नुकसान होता है। ये एक किसान का जब नुकसान हो रहा होता है तो मईशत का नुकसान हो रहता है। ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड हैं। सो इसलिए किसी ना किसी को किसान की भी बात करनी चाहिए। ये जो आपने इमरान खान साहब ने 10 घंटे की जो ब्रीफिंग ली है, हमारे तक अभी रिपोर्ट नहीं आई है कि ज़राअत पे भी क्या रिपोर्ट आई है या क्या खींचा गया। इस वक्त क्राइसिस है कि 180 रुपये स्पॉट प्राइस है चीनी की, वो 180-90 पे बिक रही है। 130 ये जो है 1300 रुपये गंदम की है वो 1100 पे बिक रही है, और जो खाद है वो 200 रुपये महंगी हो गई है। तीन अहम चीजें हैं। जो बात आमिर ने की है, हम इसलिए स्ट्रेस कर रहे हैं कि 16 रुपये अभी हमने ये डॉक्यूमेंट्स ये कैबिनेट के सामने पेश किए गए, जिसमें बताया गया वीट सपोर्ट प्राइस का जब पिछली दफ़ा मसला आया, ये कहा गया कि जनाब कि एक यहाँ पे मन पे आमिर साहब साल बाद उसको 16 रुपये बचते हैं, किसान को प्रॉफिट है, बाकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अब उसमें भी क्या हो रहा है, कह रहा था 16 वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और ये पेश की हुई है, कैबिनेट में पेश की गई है ये वहाँ पे, और किसी ने नहीं पढ़ी होगी, इमरान खान ने भी नहीं पढ़ी होगी, उनके वजीरों ने भी नहीं पढ़ी होगी कि जनाब कि ये आप किसान के साथ जुल्म क्या कर रहे हैं। आगे सुने उसकी इंटरेस्टिंग चीज़, और वो 1300 रुपये का रेट नहीं मिलता, जो 1300 रुपये का रेट है 1100 रुपये पे दरमियान में जो मिडल मैन बैठा है, क्योंकि उनकी पास्को तक उनकी अप्रोच नहीं है, उनके सूबाई महकमे खुराक तक नहीं है, वो बड़े बड़े लोग जो हैं वो ले जाते हैं। आम किसान 1100 रुपये में या 1000 रुपये में वो जाके आड़ती को कैश लेके आता है, क्योंकि उसने अगली फसल काज करनी है। अब अंदाजा करें, एक मन पे वो 200 रुपये अपना नुकसान करके आपकी वीट की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे किसान। और पता ये क्या कहते हैं यहाँ पे हमारे असद उमर साहब, हमारे ये बाकी आके वजीर बैठे इमरान खान साहब, किसानों की बड़ी बातें करते थे अपोजिशन के दिनों में, अब जिक्र ही नहीं, गोल हो गया है, नाम ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि ना कि नहीं हमने प्राइस नहीं बढ़ानी, ये 16 रुपये इसको मिले 10 रुपये। इन्होंने वीट प्राइस नहीं बढ़ाई, 4 साल हो गए हैं। 5 साल पहले पीपल्स पार्टी हुकूमत पैसे बढ़ा के गई थी, उसके बाद इन्होंने कोई कीमतें नहीं बढ़ाई। इमरान खान साहब भी नहीं बढ़ाने को तैयार, ना वो करने को तैयार है। ये किसानों का बड़ा शदीद मसला है। मुल्क में गुर्बत आपकी बढ़ती जा रही है, आप उनको कोई यहाँ रिलीफ नहीं देने जा रहे, और कुछ नहीं। चलो आप इंसानी बुनियादों पर ना सोचें, मुल्क का ना सोचें, अपने इलेक्शन का सोचें। इंडिया में किसानों ने मईशत का सोचें। आपकी 14 मिलियन बेल्स से 10 मिलियन बेल्स कॉटन पे आ रही हैं, आपकी सारी यील्ड्स कम आ रही हैं। ये आपके लिए ये किसान का मसला नहीं है, ये आपकी क्रॉप्स हमारी मेन जो है फॉरेन एक्सचेंज का भी वो है, और खासतौर पे आम आदमी उस पर सर्वाइव करता है। दूसरा आमिर साहब ने बात की ना, उस पर मैं जरा तो चैनल पे कि जो चैनल वाले वो जो हैं उन्होंने जो आज वहाँ पे हमारे साफी भाइयों ने एहतजाज किया है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो हमें समझ नहीं आ रही कि वो चैनल जिन्होंने नवाज शरीफ साहब से 4 सालों में 12 से 14 बिलियन रुपीस लिए हैं, ये डाटा है, वो कहते हैं हम गरीब, वो निकाल रहे हैं ज़्यादा। ये जहन में रखिएगा, मोस्टली जो बेनिफिशरी हैं नवाज शरीफ से अरबों रुपए लिए हैं,
एक चैनल का ये सैलरी बिल कितना बनता है? ऑलमोस्ट मैं रेंज बता रहा हूँ, 5 से 10 करोड़ रुपया महीने का है एवरेज। एक चैनल जिन्होंने यहाँ पे अरबों रुपए लिए हुए हैं वो पिछले 1 साल में दिवालिया हो गए हैं। एक महीने का जिनका बनता है उनका, अच्छा फिर इश्तिहारात भी ले रहे हैं, सबसे ज्यादा वही निकाल रहे हैं बंदों को, पैसे बना ले नवाज शरीफ साहब से। अब ये तस्वर दे रहे हैं हम तो गरीब हो गए। भाई किधर गए हैं वो पैसे जो आपने लिए थे? आपने अरबों रुपए लिए और उनकी पॉलिसीज को डिफेंड किया, प्रमोट किया, उनके खिलाफ आपने कोई स्कैंडल नहीं होने दिया। का वो है ना जो फवायद लिए हैं, जो बाकी फवायद लिए हुए हैं क्योंकि एम्पायर्स हैं, उसका अभी कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे थे ना कि बड़ा इसका छोटा शेयर रह गया है हुकूमत का। ये छोटा शेयर नहीं है, एवरेज शेयर हर साल का 4 बिलियन रुपीस के करीब बजट है इसका। पाए ओवरऑल जो एडवर्टाइजिंग का बजट है ना, उसके मैं फिगर्स आपको दे रहा हूँ 15 से 20%। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। ये तो फिर हम जो डॉक्यूमेंट लेके बैठे थे, जो इन्होंने 12 अरब रुपए इन्होंने आके इन्होंने ये मीडिया को दिए, कहाँ से दिए थे? वो उसमें वो ओवरऑल जो फिगर है 100 में से पाए 15 से 20% इन्होंने बढ़ा दिया। ये आप बात कर रहे होंगे 2013 से पहले की कर रहे होंगे। मैं लेटेस्ट इस दफा के ये आते हैं, इनके 3 महीने के बाद नहीं कर लेंगे, कल के चल हुआ गलत हुआ। सर डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, कौमी असेंबली में पेश हुए, जो मैं आपको बता रहा हूँ 12 बिलियन रुपीस जो है वो आपको 20% तो नहीं बनता सर सारा। चलिए इस पे छोटी सी ब्रेक से वापस आके बहस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात हुई है तो सुप्रीम कोर्ट में नैब ने भी अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराई है MDPS तो तैनाती केस से मुतालिक। ये डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इसके साथ साथ नैब ने जो काबीना को मशवरा दिया कि 50 रुपए का सिक्का जारी किया जाए, काबीना ने मंजूर कर लिया, मगर बड़े नोट को खत्म करने की बात क्यों ना की गई, इससे मुतालिक डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदेद कहेंगे। आमिर साहब, गुफ्तगू का आगाज हुआ था जिसमें खबर ये भी थी कि ख्वाजा बरादरान की जो गिरफ्तारी अमल में आई है, तो आप क्या देख रहे हैं मजीद और कौन कौन इसकी लपेट में आएगा? हम तो बड़ा फॉलो कर रहे हैं भाई ये जो है, हालांकि ये एक्सपेक्टेड था 1 साल से 2 साल से, बल्कि इनकी जब अपनी गवर्नमेंट थी तो ये था कि ख्वाजा साहब वो आज गिरफ्तार होंगे, आज नहीं करेंगे, तो ये एक्सपेक्टेड तो था। मगर फाइनली जब ये हुआ है तो धचका तो बहुत बड़ा है। ख्वाजा साद रफ़ीक आप देख रहे हैं ना, वो कुछ छोटे आदमी तो नहीं है, वो तो लोहे के चने चबा जाते हैं और इतनी वो बड़े लोहे का चना समझते हैं, लोहे का चना समझते हैं अपने आप को। तो उसी दिन हमजा शहबाज को रोक लिया उन्होंने बाहर जाने से, और उसी दिन साद रफ़ीक और उनके भाई सलमान को गिरफ्तार कर लिया। तो ओवरऑल एक तो पहले झटका है बहुत बड़ा नून लीग के लिए कि पहले ही शहबाज शरीफ साहब उसमें जेल में हैं, नवाज शरीफ साहब के ऊपर 2 तलवारें मजीद लटक रही हैं। एक कल बाय द वे उनका रिव्यू आने वाला है, और रिव्यू जो उनका है उसके अंदर वो बेल पे हैं, उसकी सुप्रीम कोर्ट में कल रिव्यू की पिटीशन है। और आगे जो ऑब्जर्वेशंस आई हुई हैं चीफ जस्टिस साहब की, वो बड़ी स्ट्रांग आई हुई हैं कि वो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेन केस छोड़ के उन्होंने ये ज़मानत का केस पहले पकड़ लिया था, तो ये जूरिस्प्रूडेंस के मसाइल के हवाले से लॉ पॉइंट पे उन्होंने इसको डिस्कस करना है। तो उसमें भी इम्कान इस बात का हो सकता है कि कल इनकी बेल कैंसिल हो, कल नवाज शरीफ साहब भी गिरफ्तार हो जाएं। और दूसरा उनके ऊपर अल अजीज़िया जिस तरीके से जा रहा है, वो जिसमें उसमें वो फंसते हुए सीधे नज़र आ रहे हैं, उस पर बाद में तफसील से बात करेंगे। मगर ओवरऑल जो इस सारे सिनारियों में नून लीग के जो है साद रफ़ीक, जो उनमें 2-3 ही बंदे रह गए जो थोड़ा सा बोलते हैं, तो वो उस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया जब असेंबली का सेशन है। इसका मतलब यह है कि कल वो असेंबली में आएंगे और अपना वो उनको प्रोटेक्शन ऑर्डर उनके पेश होंगे, यहाँ भी उनकी तकरीर जारी है। तो वो जिस तरह गिरफ्तार किया गया है वो बुनियादी तौर पे उन्होंने जो हमें समझाया गया है, कैसर अमीन भट्ट साहब की कन्फेशनल स्टेटमेंट आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो पैरागॉन की जो बहस रहती है इसके असल मालिक ये दोनों भाई हैं। ये हमने 1997 वगैरह में बहुत पहले ये एयर एवेन्यू एक हाउसिंग स्कीम बनाई गई थी और ख्वाजा साद रफ़ीक उसके अंदर पार्टनर थे। उसके बाद ये जब इसका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 14 अरब रुपए के हमने प्लॉट बेच दिए, तो इन्होंने अपना नाम हटवा के तो मेरा और नदीम ज़िया का नाम आगे कर दिया। बाद में नदीम ज़िया ज़्यादा इनके क्लोज हो गया तो मेरा शेयर कम होते होते जो है थोड़ा सा रह गया, तो ज़्यादा नदीम ज़िया कर दिया, मगर वो फ्रंट मैन है, मैं भी इनका फ्रंट मैन था। ये सारी स्कीम इनके थी। अब वो कन्फेशनल स्टेटमेंट तो उनकी आ गई है, वो अप्रूवर बन गए हैं, सॉलिड एविडेंस रखता है। मगर हैविंग सेड दैट, बात यह है कि हमने शहबाज शरीफ साहब का भी इस तरह ही था, इतना एविडेंस था, सब कुछ था, बताया गया था। और अब ये इस तरह की खबरें सुनते हैं कि जी उनका तो केस बड़ा कमज़ोर है, वो जी अदालत वो नैब वाले पेश नहीं कर पा रहे, तो उनकी तो शायद ज़मानत भी हो जाए और वो बाहर इलाज के लिए भी चले जाएं, कोई NRO हो जाए, पता नहीं, अब समझ नहीं आ रहा।
सो अगर तो ये हम अपनी फिंगर्स क्रॉस्ड रखते हैं ठीक है। और उसमें ये अगर तो पक्का हाथ डाला है और उसमें ऑल द वे तफ्तीश करके प्रोसिक्यूट करके उनको सजा हो जाए तो अलग बात है। मगर अब ये हमारे साथ इतनी दफ़ा हो चुका है, डॉक्टर आसिम से, शर्जील मेमन से, शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से, ये इतनी दफ़ा हो चुका है कि हमारी उम्मीदें जो है ना, हम भी एकदम से जंप करते थे कि जी आज सलमान और जो है ना साद रफीक पकड़े गए, लो जी कहानी ख़त्म। तो ये कहानी ख़त्म नहीं होती, ये उनको फेवर करने वाली बात होगी कि अगर आपने पक्का हाथ नहीं डाला और अगर आप तफ्तीश करके प्रोसिक्यूट करके उनको जेल तक नहीं पहुंचाते, ये नहीं अगर होता तो वो बीच में से एज ए विक्टर इमर्ज होंगे और आगे से सियासी तौर पर भी ताकतवर होंगे और ये बिल्कुल इनकी सारी जो स्ट्रेटजी है ना, चाहे सियासी स्ट्रेटजी है, लीगल स्ट्रेटजी है, वो फेल हो जाएगी। मगर क्लास साहब वो तो ये कह रहे हैं कि इंक्वायरी जो स्टार्ट की हुई थी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए बरादरान की गिरफ्तारी ज्यादा जरूरी थी, जो एलामिया उनकी तरफ से मैं आया। उस पर आमिर साहब ने खैर वो बात कर ली उस पर तफसील से। मैं एक और बात पे जो भी आमिर ने बात की है ना कि शहबाज शरीफ के हवाले से हमें ये सिग्नल्स आ रहे हैं कि शायद उनका कुछ नहीं मिला या वो चीज़ें नहीं मिली। जी। अब ये कमाल होता है इनका, ये जो गुरु बैठे हैं ना यहाँ पे, ये गुगलियाँ मारने वाले, ये इसीलिए इन्होंने अपने मीडिया में ये दोस्तियाँ रखी थी जिनको इन्होंने इश्तिहारात दिए, जिनको इन्होंने पैसा पंप किया और अब्लाइज किया कि उनका काम होता है कि अखबारों में ना इसी तरह के फिलर न छुड़वाते रहें कि जनाब के उनके अगेन हमें भी तो उसी से पता चला है ना, मीडिया से, खबरों से, या उनके जो उनके कुछ चैनल्स हैं वो इस तरह की खबरें ब्रेक करें जी कुछ नहीं मिला। वो भाई आपको नैब ने उनका जो रिमांड था जो इतने अरसा के लिए 2 महीने से तो ज़्यादा रहा है, उसके बाद को नैब ने उस दिन सज़ा तो नहीं दिलवानी थी कि आज ही जब फैसला हो जाएगा लाहौर हाई कोर्ट में या वहाँ पे नैब कोर्ट में कि आपने शहबाज शरीफ को 10 साल सज़ा देनी है, 5 साल देनी या बरी करना है। साफ ज़ाहिर है जो उनसे आपने बातचीत करनी थी, एक रिमांड, एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, वो आपने पूरा किया है। अब वो जुडिशल चले गए, इसका मतलब ये नहीं है कि बेगुनाह हो गए, ये तस्वीर दिया जा रहा है। अब ठीक है सर, रेफरेंस वही मैं कह रहा हूँ, रेफरेंस भी आ रहा है, रेफरेंस भी उनका आ रहा है, रेफरेंस वो सारा फाइल करके वो चीज़ें जो उनसे तफ्तीश हुई है। मेरी बात हुई एक जो ये लोगों से, वो ये कहने लगे कि उन्होंने जनाब कि मीडिया जो है बेसिकली जो नैब का ये समझता है कि जिस दिन हम उनको पकड़ते हैं और जिस दिन हम उनको रिमांड के लिए बाद पेश करते हैं और मांगते हैं तो उसी दिन ये सज़ाओं का फैसला हो जाना चाहिए कि नैब के पास सबूत है या नहीं है। तो वो कहते हैं इसका प्रोसेस है, नैब का रेफरेंस भी आ रहा है, वो ऑफ कोर्स वो इसमें फाइल करेंगे और प्लस ये जो सारी इन्वेस्टिगेशन है इसमें थोड़ा सा एक ट्रायल होना है। अब इसका फर्दर जो है नैब की अदालत में ट्रायल होना है। ये इनकी कामयाबी होती है जब इधर उधर से ये खबरें लगवा लेते हैं ना सर, ये आप अगर आमिर साहब भी उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, मैं भी इन्फ्लुएंस होता हूँ, दूसरे लोग भी होते हैं कि शायद इनके खिलाफ सबूत नहीं मिले, सबूत हैं सर इनके खिलाफ, आप भी जाएंगे। और कल मुमकिन है कल एक बड़ी सारी हम एक बमशेल रिपोर्ट भी शेयर करें फर्दर भी कि कैसे कैसे वारदातें डाल रही, मतलब लोग हो सकते हैं वो मानने को तैयार ना हों कि जेल अकाउंट्स वाली कहानियाँ जो कहाँ कहाँ तक फैली हुई हैं। कल एक एक्सक्लूसिव हम आपके साथ एक बड़ी स्टोरी शेयर करेंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ एविडेंसेस भी हैं, चीज़ें भी हैं। और दूसरी बात आमिर ने एक बड़ी अच्छी बात की पार्लियामेंट के हवाले से कि अपोजिशन वीक है। मुझे उससे एक ना ख़तरा एक आमिर आना शुरू हो गया थोड़ा सा जमहूरियत के हवाले से, 2 चीज़ों का। मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा ख्याल है आपकी भी ये अंडरस्टैंडिंग हो कि दुनिया में हमारी क्या है, जो हमने आजकल तारीफ़ें पढ़ी हैं जमहूरियत की, 2 इदारे होते हैं जो जमहूरियत को बचाते हैं, कायम रखते हैं। एक आज़ाद मीडिया, आज़ाद अदालतें और पावरफुल अपोजिशन तीसरी। अब तीनों के लिए वो ठीक है, हमें आपको आज़ाद अदालतें नज़र आ रही, मीडिया के लिए पहले से हमें कह दिया गया है कि जनाब बुरी खबर तो आपने बतानी नहीं है। 6 महीने के लिए अच्छी खबरों का एग्जेक्टिव ऑर्डर आ गया जनाब, ऊपर से आ गया जनाब, 6 महीने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बतानी है आपने। नंबर 1 मतलब यह है कि मीडिया को एक तरह का मैसेज दे दिया गया है कि अब आपने इसमें कुछ स्कैंडल आ जाएं, स्टोरीज आ जाएं, कोई चोर पकड़े जाएं, कोई मिनिस्टर पकड़े जाएं, परफॉर्मेंस बुरी हो, आपने कुछ नहीं कहना, पाबंद हैं आप लोग। इसका नुकसान मैं आके इनके नुकसानात बता रहा हूँ। मीडिया को गैगिंग आर्डर आ रहे हैं ना, अगर जहाँ से भी आ रहे हैं, इसका मतलब है जमहूरियत आपकी नहीं बचेगी सर। अगर यही काम करना है, आपकी डिक्टेटरशिप इसलिए चल जाती है, फिर नाकाम होते कि उसमें आपके इदारे काम नहीं कर रहे होते, अपोजिशन नहीं काम कर रही होती, आपकी पार्लियामेंट नहीं काम कर रही होती, आपके इदारे अदलिया और मीडिया को आप इजाज़त नहीं देते। आमिर ने यह बात की अभी कि वहाँ पे अपोजिशन बड़ी वीक है, ठंडी है। अपोजिशन का डिलेमा ये है जो मुझे जिससे जमहूरियत के लिए खतरात पैदा होते नजर आ रहे हैं कि इतनी करप्ट और ये कंप्रोमाइज्ड एक अपोजिशन आई है। दोनों, पहले पीपल्स पार्टी ने करप्शन की, उनके वजीर आजम, उनके वजीर, उन्होंने खुल के खाया, वो अदालतों में भुगत रहे हैं। अब वो बात नहीं करते यहाँ पे, डर के मारे कि जनाब हम बात करेंगे पकड़े ना जाएं। अब नवाज शरीफ साहब का गैंग आ गया सारा, उनका सियासी गैंग जो है,
अब उन पे केसेस आना शुरू हो गए। अब पोजीशन अगर इतनी करप्ट और कंप्रोमाइज्ड होगी आमिर साहब, वो जमहूरियत मुश्किल से बचती है, ये ध्यान में रखें, क्योंकि डिक्टेटरशिप, और इसी वजह से इमरान खान क्यों पार्लियामेंट को सीरियस नहीं ले रहे। गवर्नमेंट हो वो फिर एरोगेंस तो आएगी, फिर उनकी डिक्टेटरशिप आएगी, उनके अंदर टेंडेंसी आएगी, क्योंकि अपोजिशन नहीं है, अपोजिशन नहीं करने के लिए। और ये अपोजिशन और मीडिया एक दूसरे का साथ देते हैं, जुडिशियल सपोर्ट आती है तो गवर्नमेंट पे चेक्स आते हैं, और चेक्स आते हैं, और फिर हुकूमतें आके परफॉर्म करते हैं, फिर हुकूमतें परफॉर्म करती हैं और वो डिलीवर करती हैं, जमहूरियत आगे चलती है, मुआशरे आगे चलते हैं। मुझे तो खतरा पड़ गया आपकी इस बात से, जो आप ठीक कह रहे हैं। इट्स एक तरह का शॉकिंग रिमाइंडर कि मीडिया को कहा गया कि आपने खबरें नहीं करनी 6 महीने, हाजिर सही, हमारी जरूरत क्या है कि हमको खबर कर सकें, वो आपका चुप। इसके बाद आपने पोजीशन का हालात ये देख लें, उनकी औकात नहीं है कि जो भी आगे 2 दिन बोलते हैं अकॉर्डिंग टू देम वो जेल जा रहे हैं, उन पे केसेस आ रहे हैं सारे। इमरान खान साहब क्यों नहीं सीरियस ले रहे, जो बात आपने की है? बिकॉज अच्छा, अपने थी वो बड़े खुश बैठे हैं। इमरान खान को परेशान होना चाहिए सर कि करप्ट अपोजिशन आपके हिस्से में आई है, जहन में रखें। वो विश के आपके हिस्से में ईमानदार अच्छी अपोजिशन आती, जो आपको चेक रखती, आपकी परफॉर्मेंस पे चेक रखती, आपके मिनिस्टर पे चेक रखती, और आप रोजाना होमवर्क और अपनी फाइलें वगैरह चेक करके फैक्ट्स आप ठीक करके पार्लियामेंट के सामने जवाब दे हो रहे होते, और आवाम को आपकी कारकर्दगी का पता चला। आप खुश ना हूं, इट्स ए बैड ऑमेन फॉर यू सर। अगर आपकी इतनी करप्ट कंप्रोमाइज अपोजिशन आपके हिस्से में आ गई और आप सीरियस नहीं ले रहे, तो डेंजर्स मैं कहता हूं कि जमहूरियत को बढ़ जाएंगे आपके। आप में डिक्टेटरशिप आएगी, आपके वजीरों में आएगी, और जो परफॉर्मेंस और डिलीवरी सिस्टम है वो आपका वीक होगा, और लोगों का जमहूरियत से ईमान जो है ना सर, वो मजीद जाएगा। लास्ट आपने ये काम करवाया है, ये बड़े लोगों से उन्होंने हमें हुक्म दिलवाया है कि जनाब के मुस्बत खबरें करनी है, आपने वो नहीं करनी। ये आपने अपने खिलाफ एक और, मेरा ख्याल है, जमहूरियत को वीक करने, वो कहा नहीं है उन्होंने, जनरल गफूर साहब ने कहा है कि 6 महीने के लिए कि मुस्बत खबरें दें। मतलब क्या है, वो पोलाइट लहजे में, जनरल साहब बड़े आपको अच्छे बंदे हैं गफूर साहब, तो जनरल गफूर साहब ये पोलाइट लहजे में ये कुछ कह सकते थे ना आप ओपनली, तो ये ऊपर तो नहीं कह सकते कि नहीं जनाब ये आपको ऑर्डर दिया जाता है। जनरल साहब ने बड़ा एक पोलाइट रिमाइंडर भेजा है। वो सियासी चीजों में कुछ चीजों से मासूम है, वैसे मासूम नहीं है, बड़े जनरल हैं उस पर वटेवर। सो ये जो खान साहब खुश हो रहे हैं ना, और उनके वजीर नहीं संभाले जा रहे, हालात तो हमने बता दिए वजीर ज़राअत की, किसान रोल की आपका वजीर ज़राअत ही नहीं है, क्योंकि उस पर दबाव नहीं है। अच्छा, उस पर अपोजिशन भी दबाव नहीं डाली, क्योंकि पार्लियामेंट्री अफेयर्स का कोई सेक्रेटरी भी नहीं था, कोई सेक्रेटरी, किसी को ज़राअत की वहाँ नजर ये आ रहा था, किसी को ज़राअत की ना इंटरेस्ट है, ना समझ है, ना दिलचस्पी है, ना कोई है, किसी ने जवाब ही नहीं दिए इन चीज़ों के। ये पाकिस्तान के 40% लोगों का, 60% का डायरेक्टली मसला है कि उनकी गंदम नहीं बिक रही, उनका गन्ना नहीं बिक रहा, और उनको खाद इस वक्त या मिल नहीं रही या महंगी मिल रही है। ये हर घर की 40% लोगों का इस वक्त मसला है, और ये अखबार में नहीं है, टीवी में नहीं है, पार्लियामेंट में 2-4 लोगों ने बोला है, उसका जवाब नहीं है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास साहब, एक बड़ा बॉम्बशेल आपने बात की थी, बॉम्बशेल और शॉकिंग न्यूज तो ये भी है, जो कुछ हमने देखा कि इंडिया में हुआ है उससे मुताल्लिक में बात करेंगे, मगर उससे पहले जो बड़े नोट खत्म करने चाहिए थे, करप्शन रोकनी चाहिए थी, नैब ने वो काम तो ना किया। करप्शन रोकने के लिए क्या किया इन्होंने? आमिर साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ है। एक समरी भेजी गई थी कैबिनेट को कुछ दिन पहले, उसमें जनाब उन्होंने नैब ने इतना बड़ा प्लंदा जो है ना उन्होंने बना के भेजा, उसमें वही से नो टू करप्शन। उन्होंने जनाब पाकिस्तान में करप्शन खत्म करने का एक हमारे पास बड़ा एक आइडियल किस्म का मंसूबा आया है। चेयरमैन नैब साहब बैठे होंगे, इनके डीजीज बैठे होंगे, पूरी हायरार्की बैठी होगी, सोचा होगा कि करप्शन खत्म करने का तरीका क्या है। उसके बाद बड़े इंतहाई एक अहम इजलास के बाद पूरा नैब आके इस चीज़ पे कन्विंस हुआ कि एक समरी भेजी जाए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, कैबिनेट को भेजी जाए, उन्हें बताया जाए कि हमारे पास एक बड़ा यूनिक किस्म का आइडिया आ गया करप्शन ख़त्म करने का। उन्होंने जनाब बना के भेजी कैबिनेट को, और कैबिनेट में भी साहब जरा हमारे जैसे बैठे हुए हैं सर, बड़े ज़हीन लोग हैं माशाल्लाह, हम जैसे सारे ज़हीन हैं। उन्होंने भी बगैर सोचे समझे उन्होंने कहा क्योंकि नैब की तरफ से आ रहे इतना बड़ा आइडिया दिया गया है करप्शन खत्म करने का, मुल्क के मसले खत्म, करप्शन आज से खत्म हो गई। वो क्या था सर, उन्होंने ये कहा जनाब कि आप ऐसे करें, आप ना 50 रुपए का सिक्का बनाएं, जरा देखें 50 रुपए का सिक्का पहले 10 पैसे का होता था। अच्छा, बचपन वैसे मुझे ना ये 10 पैसे का बोटा नहीं होता था, तो बहुत मुझे बड़ा पसंद था। मैंने तो पैसे भी देखे, मैंने देखे हुए सर, मैं भी इतना नया नहीं हूँ, सर। मैंने सिक्का पैसे इस्तेमाल किए हुए हैं, वो मैंने खुद किया सर, 10 पैसे 5 पैसे हमने वो 1 पैसे तक मुझे याद है, वो जो उसका होता था 1 पैसा भी मुझे याद है सर। उन्होंने कहा जनाब का आप एक काम करें कि जनाब यहाँ 50 रुपए का सिक्का बना दें। गए 10 रुपए का गया, 5 का गया, बाकी गया, सीधा उन्होंने कहा 50 का बना। क्या होगा भाई इससे? उन्होंने कहा जनाब उसके ऊपर लिख दें से नो टू करप्शन। जो भी पढ़ेगा इसको, जो भी देखेगा, उसके बाद करप्शन करने से डर जाएगा। 50 रुपए का बने सिक्का, और इनिशियली तौर पर इसको उन्होंने कहा 50,000 सिक्के जारी किए जाएं। मतलब किसी ने नहीं पूछा वहां से कैबिनेट में बैठ के, माशाल्लाह वैसे नहीं संभाले जाते। बात करके देखे तो आपको पता है सारे वजीर जो हैं वो आपको आके ऐसे पकड़े
उसके बाद बंदा थे और अल्लाह थे। उनसे पूछना चाहिए था चेयरमैन नैब से, चलो मैं हिम्मत करके पूछ रहा तो चेयरमैन नैब साहब, मुझे याद आ रहा है उनके मलिक रियाज की एक बात याद आ रही है, तो कामयाब लोगों के कोई कामयाब कुछ कोई असूल भी होते हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी मलिक रियाज ने, मुझे याद है उनका टीवी इंटरव्यू, उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान में अगर आपने करप्शन करनी है ख़त्म तो 3 काम करें। 5,000 रुपये वाला नोट ख़त्म करें, ये उनके अल्फाज हैं, 1,000 रुपये वाला नोट ख़त्म करें और 500 रुपये वाला ख़त्म कर दें, सिर्फ 100 रुपये वाला रहने दें। तो किसी ने पूछा जनाब ये तो पूरी की पूरी इकानमी बैठूंगा, कि नहीं इकानमी नहीं बैठेगी, इससे 2 काम होंगे, इन्फ्लेशन आपकी कम होगी, महंगाई कम होगी, इससे बड़ा नोट आप बनाते हो तो महंगाइयाँ बढ़ती हैं, पैसा डिवैल्यू हो जाते हैं और पैसे की कदर ही नहीं रहती। दूसरा उसने कहा ये जो लोग रिश्वत लेते हैं, कैश में लेते हैं, ये बेसिकली 5,000 का नोट जो बनाया गया था स्टेट बैंक ने इनके साथ मिलकर, मेरा ख्याल है उनके डार साहब जब पीपल्स पार्टी के दौर में आया था, मुझे पूरा कंफर्म नहीं, हम अभी इसको मेरा ख्याल कोई रिसर्चर हमें चेक करके भी बताएगा ब्रेक में, 5,000 रुपए का क्यों लाया गया था आमिर साहब? जस्ट इन ब्यूरोक्रेट्स ने, सियासतदानों ने करप्शन करने के लिए कि 5,000 का नोट आप ब्लैक मनी छुपाना आसान हो जाता है। वो जो ब्लैक मनी समझ नहीं आती करप्शन कैसी थी। करप्शन का जो पैसा होता है वो जो 68 करोड़ रुपया निकला, 1 करोड़ रुपया निकला था, वो पूरा तहखाना भर गया था। अगर 5,000 का नोट ना हो तो 2 घर कोठियां भर जाएं इस पैसे से। ये जहन में रखें कि लोगों को समझ नहीं आएगी कि 5,000 का नोट क्यों बनाया गया था। 5,000 का नोट करप्शन करने के लिए बनाया गया था, ताकि बड़े लोगों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने पैसे रखने लेने थे। 1 लाख की रिश्वत मुट्ठी में आ जाती है। एक आती है, वो तो 5 नोट बनते हैं ना आपके, मैं 20 नोट बनते हैं, यूं बने, लाख रुपया ले लें और जेब में डालें, घर रख दें, किसी जगह रख दें। वो इसीलिए बेसमेंट से जो आपको करोड़ों रुपए मिले हैं, अरबों रुपए मिले हैं, इसी 5,000 के नोट की वजह से, 1,000 के नोट की वजह से मिले हैं आपको। तो मलिक रियाज जी ठीक कह रहे थे कि अगर ये नोट खत्म कर दें तो 100 रुपए में कितनी को रिश्वत लेगा, कोई लाख रुपए लेगा तो आपको 100 इतना बड़ा आपको थद्दा चाहिए, कितने थद्दे ले सकते हैं? डर के मारे नहीं लेंगे यार, मैं इसको रखूंगा कहां पे, बैंक में रखूंगा तो FBR पूछेगी कि कहां से आया, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, टैक्स क्या है। ये चेयरमैन नैब को नजर नहीं आया, पूरी की पूरी कैबिनेट को नजर नहीं आया कि जनाब ये जो आपको मामू बना रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, उल्टा होता है कि आप ठीक है डिवैल्यूएशन के और मसाइल ये है, मगर करप्शन के लिए जितना बड़ा नोट होता है वो कैंसिल होता है। यहाँ उल्टा है कि वो कह रहे हैं कि छोटे नोट। और चेयरमैन नायब साहब, आपने जो उनको तजवीज दी और मुझे अफसोस हो रहा है कैबिनेट पे कि उन्होंने आपको स्नब करने की बजाय कि चेयरमैन साहब कोई थोड़ा सा कोई वो ख्वाजा आसिफ वाला काम करें, कोई थोड़ी सी हमें कोई ऐसी तजवीज दें जिससे करप्शन खत्म हो रही हो। अब 50 रुपए का आप कन्विक्शन रेट बढ़ाएं और ये जो केसेस के ऊपर प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन करें, और ये उससे बेहतर वो ज्यादा मसला। दूसरी बात, मैं उस असद उमर साहब से और इमरान खान साहब से, अगर आप सीरियस है ना करप्शन को खत्म करने में, ये 5,000 नोट आपको अगली अपनी लेके आना चाहिए, इसको खत्म करें। पाकिस्तान में जितने बेसमेंट, अभी आपको याद है 16वां ग्रेड का अफसर वहां से पकड़ा गया, ये तो वो जो पकड़े गए थे लाहौर में, घर से कितना माल निकला, जिसके घर से कैश बरामद हुए हैं। ये 5,000 का नोट जो है ना सर, आपकी करप्शन, ये सिर्फ बाबूज और वजीर जो है अपनी करप्शन के लिए उन्होंने जारी करवाए थे, और चेयरमैन नायब को नजर नहीं आता। उनको 50, उन्होंने कहा नहीं फौरन से नो टू करप्शन लिख दो, लोग डर जाएंगे। ये इनका ख्याल है। दाद देता हूं कैबिनेट को आमिर साहब कि किसी ने उनको स्नब नहीं किया, किसी ने उनको वापस नहीं भेजा कि थोड़ा सा कोई जनाब कोई मेहरबानी फरमाए। तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं चेयरमैन नायब से थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, कैबिनेट को दोबारा समरी भेजें, उनके 50 आपका सिक्का है कि करप्शन खत्म होगी पाकिस्तान में। एक तरफ डिवैल्यूएशन खौफनाक हो रही है, एक तरफ 50 का सिक्का, 50 का इसको खत्म करें, 5,000 के नोट को खत्म करें। ये करप्शन बढ़ाने का सबसे बड़ा टूल बन रहा है आपके लिए पाकिस्तान में। ये सही है। चलिए इसके साथ मुझे ब्रेक की जानिब भी बढ़ना है। छोटी सी ब्रेक से जब वापस आएंगे, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से जो बड़ा एक अच्छा और ऐसा कदम उठाया गया है उससे मुतालिक भी आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इसके साथ साथ भारत की जो 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात हुए हैं उसमें भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो इंतहा पसंदी का कार्ड खेलते आए हैं, मुकम्मल फेल क्यों हुए हैं, उनके अरूज से जवाल तक पहुंचने की वजूहात क्या हैं, मेन फैक्टर्स क्या हैं, तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अब कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करेंगे। क्लासेस साहब, कौन सा बेहतर कदम उठाया गया, ये हमारे देखने वालों को बताना बहुत बिल्कुल जरूरी है। आज मेरा ख्याल है ये सेगमेंट जो है हमारा, हम इसको इंडियन पॉलिटिक्स और कुछ उस पर ज़रा फोकस करना चाहते हैं। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और क्योंकि उस पर जो भी हुकूमत आती है इंडिया में उसका बड़ा हमारे ऊपर इम्पैक्ट आता है पाकिस्तान से रिलेशनशिप पे, सो हमारे उससे बनता है थोड़ा स्टेक होल्डर हैं हम, जैसे वो हमारे यहाँ स्टेक होल्डर हैं इलेक्शंस के हवाले से। लेकिन इससे पहले कि वो आमिर साहब आपको बताएंगे सारे इंडियन इलेक्शन पे इनकी अच्छी खासी स्टडी है, उस पर फॉलो करते रहते हैं। मैं ज़रा ये बताऊँ जो एक बड़ा फैसला दिया आमिर साहब इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने, वो बड़ा अहम फैसला है।
और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारा मीडिया से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो पाकिस्तान जो है, पर्टिकुलर चीफ जस्टिस हमारे साकिब निसार साहब बड़े अच्छे अच्छे फैसले करते रहते हैं। उनके बाद भी जो चीफ जस्टिस ने आना है वो आसिफ सईद खोसा साहब, वो भी बड़े इंतहाई बड़े जज हैं, बड़ी उनकी रेपुटेशन है, बड़ी इज़्ज़त है। उन्होंने ये कहा है वहाँ पे, जो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस पे ये करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। उन्होंने सर ये कहा है कि जब यहाँ पे किसी के साथ कोई आके जिनसी ज़्यादती होती है या हैरेसमेंट होती है, वहाँ पे जिनसी हैरेसमेंट की जाती है उसमें इंडिया में, तो ये हमारा मीडिया भी यही करता है, पाकिस्तान का मीडिया, हम इसलिए स्टोरी टेकअप कर रहे हैं। तो फौरी तौर पर उस खतून की उसकी तस्वीरें लग जाती हैं अखबारात में, टीवी पे चलना शुरू हो जाती हैं, और प्लस उनकी आप कह सकते हैं शनाख्त, आइडेंटिटी और उनके नाम जो है ना ओपन कर दिए जाते हैं। बच्चों के साथ जो ज्यादती होती है उसमें भी तस्वीरें आ जाती और पाकिस्तानी मीडिया भी बिल्कुल इन चीज़ों का हम ख्याल नहीं करते कि किसी का नाम दे रहे हैं, किसी पे हम उसकी शक्ल दिखा रहे हैं, फ़ोटो दिखा रहे हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ामात भी लगते हैं। हमने रेटिंग के लिए कुछ भी कर लेगा, हम किसी की भी हम ये माँ बहन के आगे पिक्चर्स दिखा देंगे, उसके साथ गलत चीज़ें मंसूब हैं, नहीं हैं। दुनिया भर में होते हैं सिविलाइज मुल्कों में, पर्टिकुलरली ये ब्रिटेन में, जब तक जज ना अलाउ करे वहाँ पे आप किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। वहाँ पे ये चीज़ें हैं, बड़ी सेंसिटिव सोसाइटीज़ हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं हैं। मुझे खुशी की बात है, चलें वहाँ पे इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने ये वहाँ पे लीड ली है, और अब उन्होंने बाकायदा वहाँ पे ये कहा है, उन्होंने ये मीडिया को भी हिदायत दी हैं और ओवरऑल बाकियों की जो उनके सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं कि आप वहाँ पे विक्टिम हैं जो इसके यहाँ पे जिनसी हरासमेंट के हैं, जिनसी ज्यादती के हैं, उनका कोई आइडेंटिटी नहीं दिखाई जाएगी, उनके फ़ोटोज़ नहीं दिखाए जाएंगे, उनकी पिक्चर्स नहीं होंगी, उनकी शनाख्त आप डिस्क्लोज करें नहीं। और साथ में ये भी कहा है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कि आप जो है इसको अपने ऊपर फ्रीडम ऑफ ये एक्सप्रेशन का मसला भी नहीं बना सकते कि हमारी आज़ादी, ये कोई आज़ादी नहीं है कि लोगों की ज़िंदगियाँ हैं उनको तबाह कर देते हैं। सोशली तौर पर हमारी ईस्टर्न सोसाइटीज़ में किसी बंदे पर एक दफ़ा, वो भी खतून पे नाम आ जाए, चीज़ें आ जाए, तो सारी उम्र के लिए उनकी लाइफ ये तबाह हो जाती है। सो इट्स ए गुड डिसीजन एंड वी एक्सपेक्ट, ये हम भी करते हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये आर्डर इशू करवाएगी, क्योंकि जब तक वहाँ से आर्डर नहीं आएगा हमारे मीडिया ने नहीं सुननी। आमिर साहब, मैं ये कह तो ये भी सकते हैं ना, हमारा मीडिया हाउसेज है, खुद को हम थोड़ा सा ख्वाजा से वाली बात कर लें, थोड़ा सा हया हम खुद कर लें कि हम बैठ के अपना कोड बना लें, एथिक्स बना लें, लेकिन हम इंतजार करेंगे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्डर नहीं करेगी मीडिया हाउसेज को, अखबारात को, टीवी चैनल्स को, हम एंकर्स को, रिपोर्टर्स को, न्यूज़ रूम को, तो हमने बाज नहीं आना। बेहतर ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले आने से पहले मेरा ख्याल है पाकिस्तानी मीडिया को जो है ना ये सारे स्टेप्स खुद लेने चाहिए। ठीक है, आपने भारत की बात की तो भारत की 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात हुए हैं आमिर साहब। बीजेपी को एक बहुत बड़ा धचका लगा है, खासतौर पर उन कलों से जहां से वो जीतती है, ये 3 बड़े कले हैं। इसकी वजह क्या हुई? हैरान कुन नतायज के आखिर पीछे रीजंस क्या हैं? वजूहात तो एक कभी भी नहीं होती है, इस तरह की उसमें काफ़ी होती हैं, मगर क्योंकि उनके 5-7 महीने में नेशनल इलेक्शन होने वाले हैं, तो उससे पहले जो है ये 6 माह पहले ये जो एक किस्म का अंग्रेजी का लफ्ज़ है राउट के एकदम नीचे से ज़मीन सरक गई है बीजेपी की, कि अभी तक बीजेपी 5 साल में यूं ऊपर जा रही थी और वो जनरली वो रियासती इलेक्शंस भी जीतते रहे, बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के वो अक्सर चीज़ों में जा रही है। तो ये इलेक्शन से पहले उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। झटका इस तरह है कि जो 3 रियासतें हैं, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की और मध्य प्रदेश की, ये हिंदू हार्ट लैंड है, ये जो है ना गाँव बेल्ट जिसे कहा जाता है वो है, और इनमें हिंदू की अक्सरियत बहुत ज़्यादा है। जिस तरह यूपी में फॉर एग्जांपल मुसलमान भी हैं, तो ये बिल्कुल उनकी गाँव बेल्ट थी। हार्ट लैंड के अंदर जो है 2 रियासतें जो मिज़ोरम में और जो तेलंगाना है, वहाँ पे जो लोकल पार्टीज़ हैं वो इलेक्शन जीती हैं। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में मिज़ोरम में कांग्रेस की हुकूमत थी, वो कांग्रेस वहाँ हारी है, मगर वहाँ पे दोनों में जो है लोकल पार्टी जीती है, ना कांग्रेस जीती है ना बीजेपी जीती है। इन तीनों में ये सोचा जा रहा था कि अगर राजस्थान में ही सिर्फ अगर कांग्रेस जीत जाती तो उन्होंने फिर भी मानना था कि यार कांग्रेस थोड़ी सी बच गई है, क्योंकि कांग्रेस के मुतालिक उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस के बगैर ही हिंदुस्तान कर देंगे। तो एक में भी जीत जाते अगर, तो ये बड़ी फतह मानी जानी थी राहुल गांधी की, जो कि 1 साल पहले उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, और ये देखा जाना था, ये उनका टेस्ट था कि उनको जब से 1 साल से प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो फाइनली वो अपने पाँव पे खड़े हुए या नहीं हुए। इससे पहले कर्नाटका की में उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, और ये दूसरा उनका टेस्ट था जिसमें वो एक भी जगह से जीत जाते, अगर राजस्थान से जरूर जीत जाते तो ये भी उनकी फतह समझी जानी थी। मगर 2 में क्लियरली जो है छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में वो जीत रहे हैं, और मध्य प्रदेश में
बिल्कुल नेक एंड नेक चल रहा था। अभी एक सीट की बढ़तरी थी, आखिरी जो फिगर्स मैं देख रहा था कांग्रेस की 230 में से उनकी 112, उनकी 111, नेक एंड नेक है और वो जीत रही है कांग्रेस। अगर वहां से भी जीत जाए, तीनों से जीत जाए, तो ये बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए और उनको पूरी अपनी रिवाइज करनी पड़ेगी इलेक्शन स्ट्रेटेजी और सारी सियासी स्ट्रेटेजी को। और राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस के लिए जो कि समझा जा रहा था कि ये ख़त्म हो गया, क्योंकि पिछले इलेक्शन में हालांकि 10 करोड़ उन्होंने वोट लिया था, मगर ये समझा जा रहा था कि कांग्रेस फॉर ऑल टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, पता नहीं ये ख़त्म हो गई। और ये अगर इलेक्शन बीजेपी जीत जाती है तो उन्होंने इतना कंसोलिडेट कर लेना था कि इससे सिर्फ ये नहीं कि बीजेपी स्ट्रेंथन होती, हिंदुस्तान का पिछले 5 साल में कैरेक्टर बदल गया है। और ये जो है एक तरफ से राहुल गांधी की कांग्रेस की फतह तो है, मगर ये सिर्फ टोटली ब्लैक एंड वाइट नहीं है। वहाँ पे एक चीज़ ये हुई है कि ये भी हिंदुत्व की एक फतह हुई है। वो इसलिए कि कांग्रेस हमेशा वहाँ पे सेकुलर पार्टी मानी जाती थी, जो कि माइनॉरिटीज़ को लेकर चलती थी, मुसलमानों को, दलित्स को, और ये हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी आई। मगर अभी कांग्रेस भी जो है ना उनकी विकेट पे चली गई है। कांग्रेस में फॉर एग्जांपल राहुल गांधी साहब ने जो है ना, उन्होंने कहा, ये बयान उनकी तरफ से आया कि जनाब गांव का पेशाब जो है ना वो कमर्शियली बेचेंगे, ये हिंदू लॉबी को खुश करने के लिए। फिर उन्होंने अपना ना ब्राह्मण की जो गोत है सब कास्ट की तरफ वो कर दिया, तो वो भी हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने सेकुलर मैनिफेस्टो से जो कांग्रेस का हमेशा वतीरा रहा है उससे हटके तो इस वक्त छोटी हिंदुत्व और बड़ी हिंदुत्व में मुकाबला हो गया है। कांग्रेस भी ये वो वाली कांग्रेस नहीं रह गई। तो ये एक हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है कि बीजेपी की विकेट पे ये चले गए हैं, गो के आगे से पता नहीं ये जीतते हैं या नहीं, आगे क्या 6 महीने बाद क्या आता है। थोड़ी सी जो सेंसस को ये ना समझा है कि टोटली बीजेपी की शिकस्त हो सकती है, मगर हिंदुत्व की वो एक कैरेक्टर, वो एक परमानेंट फीचर हिंदुस्तान का बनता जा रहा है, पहली बात। दूसरा, इसमें मुसलमानों का ख़ास तौर पे जो है, यूपी में फॉर एग्जांपल 35% मुसलमान हैं, मगर वहाँ पे एक भी सीट बीजेपी नहीं दी है। इस सारे उसमें किसी पार्टी ने कांग्रेस में मुसलमानों को अपीज करने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस पहले ये करती थी कि मुसलमानों को खुश करने के लिए उनके वोट के लिए कोई बात करती, उनकी वोट की बात उन्होंने भी नहीं की। दलित की बात होती है, क्रिश्चियंस की बात होती है, मगर मुसलमानों की कोई बात नहीं करी। और वहाँ पे ज़ाहिर है तकरीबन 18 करोड़ मुसलमान है, तो वो बिल्कुल और आइसोलेट होते जा रहे हैं, क्योंकि इस दौर में इतनी मुसलमानों की लिंचिंग हुई और ये काफ़ी सारे 2-3 शहरों में बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ राइट्स हुए। मगर ये सारे उसमें एक मुसलमान आइसोलेट हो रहे हैं और हिंदुत्व जो है कांग्रेस की जीतने की सूरत में भी आगे आ रही है। सो ये इंडिया का जो कैरेक्टर चेंज हो रहा है, सियासत का भी और मुआशरे का भी, उसके हमारे लिए भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनके लिए तो हैं ही। बिल्कुल। ये जो फ्लॉज छोड़े हैं क्लासेस, वो कौन से फ्लॉज हैं कि जिसपे बीजेपी ने छोड़े हैं और कांग्रेस का फायदा उठा रही? चंद माह में पार्लियामानी इंतखाबात भी होने वाले हैं। मैं जरा पढ़ रहा था, अभी आमिर ने बात की है ना कि उन्होंने ये मुसलमानों को कम वो सीटें दी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है किसी रियासत का, मुझे मैं कल मैं चेक करके बताऊंगा, उसमें उन्होंने यहाँ पे बीजेपी ने सिर्फ एक मुसलमान कैंडिडेट को दी थी, तो कांग्रेस ने 15 मुसलमानों को टिकटें दी थी। सो अभी कांग्रेस के पास वो है, क्योंकि मुसलमानों के पास अभी भी जो रिलेटिवली बिल्कुल अभी भी कांग्रेस अभी भी ना चाहते हुए, अगर आपके बकौल को जा रहे हैं उसी साइड पे जा रहे हैं जस्ट टू गेन वोट्स के, वो अपनी उससे सेकुलर उससे हटना चाहते हैं, उनकी नेहरू साहब की या महात्मा गांधी जी की उनकी टीचिंग से हट भी रहे हैं। तो लेकिन अभी उन पे बर्डन भी है कि बड़ी तादाद मुसलमान का वोट है, लिहाजा 15 सीटें जो हैं उन्होंने उनको मुसलमानों को टिकटें जो हैं वो दी थी। जो बड़ा इनको सेटबैक जो मुझे वहाँ पे समझ आई, एक आमिर ने अभी जो अपना एक एनालिसिस दिया, जो मैंने वहाँ पे एनालिसिस कुछ सुनी है इंडियंस के, जो मैं सुन रहा था उनके चैनल्स को सुन रहा था, 2-4 बड़ी अच्छी डिबेट्स हो रही थी, वो ये इसको अदरवाइज समझ रहे हैं, उनकी मैं अंडरस्टैंडिंग बता। वो कहते हैं कि जहाँ पे हारी है यहाँ पे ये बीजेपी, ये बेसिकली कम्युनलिज्म को शिकस्त हुई है, क्योंकि भारत में जो पिछले 4 सालों में जैसे आपने कहा कि फैक्टर बड़ी तेजी से बढ़ गया था, लिंचिंग हो रही है, बिल्कुल उन्होंने एक उसको नफरत का लेवल नेक्स्ट लेवल पे लेकर चले गए थे। तो शायद एक रिएक्शन आया है कि क्या आपकी इंडियन सोसाइटी इस लेवल पे एग्जिस्ट कर सकती है कि अगर आप मुसलमानों से भी, आप उनसे सिखों से भी, दलित से भी, सबसे नफरत करना शुरू कर दें और अपने हिंदुइज्म के नाम पे सबको आइसोलेट करते जाएं, तो क्या इंडिया जो है वो 1 यूनिट रह सकेगा, या फिर वहां पे कोई आप कह सकते इसी तरह की डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं कि आपस में क्लैशेस हो जाएं। सो एक वहां सेनर जो उनका एलिमेंट है, तो ये उनका तबसरा मैं सुन रहा था, तो उन्होंने रिएक्ट किया है। एक तो ये था। दूसरा
दूसरा जो राजस्थान में इनको शिकस्त हुई वो ज्यादा इनके लिए मीनिंगफुल है, जो डाइजेस्ट नहीं हो रही कि 15 साल से बीजेपी की वहां पे हुकूमत थी, उनको बाकी शायद रियासतों का वो अभी नेक का नेक जैसे आप कह रहे हैं वहां पे 19-20 चल रहा है, वहां के ज्यादा राजस्थान लोकल वहां के चीफ मिनिस्टर साहब हारे हैं बजाय इसके कि बीजेपी ये ट्विस्ट देने की कोशिश की जा रही है। वो वहां पे उनके लिए जो राजस्थान में जो उनको शिकस्त हुई है ना, जिस पे हम आने वाले दिनों में बात करेंगे, मैं इसलिए भी उसपे एक तो वहां पे किसानों ने रिएक्ट किया है, मैं फिर कह रहा हूँ इमरान खान किसानों का फैक्टर है, डीमोनेटाइजेशन वो बहुत बड़ा था। अच्छा स्कैंडल आया अभी वहां फ्रांस वाला, ओवरऑल बिल्कुल ये वाले राइट्स का एक रिएक्शन भी एक्सट्रीम जो शिद्दत पसंदी उस पे भी वो वाला भी फैक्टर बिल्कुल है। एक हमें जो इस पे थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, जो मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट अपने इनसे जो हम देख सके, हमें इसमें क्या होना वो तो चलो हम मान लेते हैं उनका अपना इंटरनल मसला है, हमें थोड़ी सी केयर करने अगले 6 महीने साल तक। आई विश एंड आई प्रे कि हम करें अपने घोड़े और तलवारें और ये ना जरा मैदान में हम कुछ दिन के लिए ना इनको पार कर लें, क्योंकि यहाँ से अगर आपने यहाँ हीटेड अगर हमने काम शुरू किया तो मेरा ख्याल है मोदी साहब आई होप कि ये चीजें नहीं होगी पाकिस्तान रिलेटेड, उनकी पहले नहीं बिकी कि उन्होंने जो पाकिस्तान पे स्टांस रखा हुआ था वो भी पॉलिसी उनकी हिट नहीं हुई, वहां पे कामयाब नहीं हुई कि पाकिस्तान को दबा के रखें। मैं इतनी ही इनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ अपनी साइड ऑफ जो हमारे हैं कि हजूर अगले कुछ 6 महीने साल जब तक इलेक्शन है जरा ये मामला ठंडे रखे जाएं, तो कोई वहां पे इंडिया में कोई बेहतर कोई मेरा ख्याल है कोई ऐसे सेनर पार्टीज आ सकते हैं जिनके साथ पाकिस्तान जो है अपने रिलेशनशिप ठीक रखे, और कम से कम ना भी रखे, मोदी साहब भी हैं उन पे ये दबाव रहे कि अब पाकिस्तान बैशिंग पॉलिसी शायद इंडिया में उस तरह नहीं बिकेगी, लेकिन हमें बड़ा केयरफुल रहना होगा कि जो गुगलियां शुगलियां वाले मामला है ना, जरा इनको जरा हमने कुछ अच्छी डिप्लोमेसी की है, इसको 6 महीने साल ऐसे ही रखें, हम इसको फॉलो करते रहेंगे आने वाले दिनों में। चलिए ठीक है, इसके साथ ही प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।